हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर आज हम अपने नए लेक्चर की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कल हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा हुआ था। आज हम लोग करेंगे सबसे पहले रिकैप। रिकैप का मतलब समझते हैं बेटा? रिकैप का मतलब होता है कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था बेटा? हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था लाइट के बारे में। हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसे डिफाइन वगैरह किया हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बेटा नेचर ऑफ लाइट के बारे में। फिर फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने किनको किनको पढ़ लिया था बेटा? टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने पढ़ लिया था सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, है कि नहीं बेटा? सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा हुआ था बेटा? सोर्सेज ऑफ लाइट में भी हम लोगों ने किनके किनके बारे में पढ़ा हुआ था बेटा? हमने पढ़ा हुआ था सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन पढ़े हुए थे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, किस भी पर? ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। फिर बाद में किस पे पढ़ा था? इसको पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड के बारे में, है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सही है। फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा हुआ था? मीडियम के बारे में हम लोगों ने जाना हुआ था। मीडियम के बारे में हम लोगों ने समझा हुआ था। मीडियम में भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। किस बिहाफ पर पढ़ा बेटा हम लोगों ने? कंपोजिशन के बिहाफ पर पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद किसके बिहाफ पर पढ़ा? फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। यस और नो? बिल्कुल करेक्ट। चलिए आज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। आज हम लोग इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी हमारा थर्ड टर्मिनोलॉजी रह गया है। टर्मिनोलॉजीज में हमने केवल दो ही पढ़े हुए थे। एक पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, दूसरा मीडियम के बारे में। बिल्कुल करेक्ट। आज हम लोग अपना पढ़ेंगे रे एंड बीम ऑफ लाइट के बारे में। बहुत सही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे एंड बीम ऑफ लाइट? रे एंड बीम ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे बेटा। सो रे एंड बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? पहले समझते हैं रे के बारे में। पहले किसके बारे में समझते हैं बेटा? पहले हम लोग समझते हैं रे के बारे में। रे का मतलब क्या होता है? ठीक है। सो रे का मतलब होता है बेटा, बड़ा सिंपल सा है ये। जो रे होता है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल समझे कैसे बेटा? बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ रे, दैट इज अ रे इन विच इन विच इन विच दिस हेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं हेड, या फिर हम कहते हैं एरो। और ये क्या चीज बताती है? एरो बताता है डायरेक्शन के बारे में, कि जो रे है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इट मीन्स जो लाइट है, लाइट रे है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत सिंपल है रे ऑफ लाइट बेटा, बस। एंड द लास्ट वन क्या आ जाता है हमारा बेटा? बीम ऑफ लाइट के बारे में। आइए इसकी हेडिंग डालते हैं हम लोग। बीम ऑफ लाइट। हेडिंग किसे डाल रहे? इसे डाल रहे? चलो, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। सो बीम ऑफ लाइट का मतलब है बेटा, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है, अब आपको एक फील करवाऊं, थोड़ा इमेजिन करिएगा बेटा, ठीक है? आप लोगों ने सीख वाला झाड़ू देखा है? सीख सीख समझते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल सही। जैसे मैंने बनाया हुआ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। अगर आपने ये वाला झाड़ू कहीं अगर देखा हो तो ऐसे करके, सही है? ऐसे करके रहा करता है इसमें से, है ना? और ऐसे यहाँ पे बंधा रहा करता है। करेक्ट। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं या फिर मैं इसमें एक चीज बताऊं, इसकी एक सीख को हम लोग कहते हैं रे। रे क्या होता है? वन सीख होता है। और पूरा अगर हम कंबाइन कर दें तो यही कहलाता है बेटा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं कि क्या मतलब होता है बीम ऑफ लाइट के बारे में। सो बीम ऑफ लाइट का मतलब हुआ करता है बेटा बीम ऑफ लाइट का मतलब समझते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं अ नंबर ऑफ रेज, अ नंबर ऑफ रेज। रेज समझते हैं ना बेटा? एक को बोलते हैं रे, और जब कई सारी रेज आपस में कंबाइन हो जाती हैं, अ नंबर ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन
together to form beam of light, beam of light. समझ पा रहे बेटा मेरी बात? बहुत बढ़िया. फॉर एग्जाम्पल है ना हमारे पास, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया. आइए चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसमें से. जो बीम ऑफ लाइट होती है बेटा, जो बीम ऑफ लाइट होती है, इसके भी करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन. इसके भी क्या होते हैं बेटा हमारे पास? क्लासिफिकेशन होता है, या आप इसे टाइप्स भी कह सकते हैं. क्लासिफिकेशन किसके पढ़ रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट के. क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन बीम ऑफ लाइट के बेटा? तो सबसे पहले होता है इसमें बेटा हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट. कैसा होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ये ऐसा वर्ड भी हमें देखने को मिलेगा, है ना, जब हम लोग अपने डायग्राम बना रहे होंगे और वहां पर हम चीजों को लिख रहे होंगे तो हमें मिलेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट. जब वहां क्या मतलब क्या होगा? पैरेलल का मतलब क्या होता है? देखो बीम ऑफ लाइट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कई सारी रेज आपस में कंबाइन हो जाती हैं. अब वो जो कई सारी रेज होती हैं वो सभी की सभी कैसे होती है बेटा? हमारी आपस में पैरेलली होती है. एग्जाम्पल समझे? ऐसे ये एक लाइट रे हो गई, ये दूसरी लाइट रे हो गई, ये तीसरी लाइट रे हो गई, ये चौथी लाइट रे हो गई. इस तरीके से आप एक चीज को समझो बेटा गौर से, तो ये सारी की सारी कैसे हैं? आपस में पैरेलल है. हो सकता है ऐसे हो सकता है, ये एक लाइट रे हो गई, ये दूसरी लाइट रे हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, है कि नहीं बेटा? ऐसे भी हो सकता है. ये एक लाइट रे हो गई, ये दूसरी लाइट रे हो गई, ये तीसरी लाइट रे हो गई. तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है. इसका मतलब क्या होता है अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि a beam of light in which all the rays are parallel. A beam of light in which all the light rays are parallel. All the light rays are parallel to each other. Parallel to each other. वो दोनों एक दूसरे से कैसे होती है बेटा? पैरेलल होती है. पैरेलल का मतलब तो समझते हैं ना, जिससे मतलब वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. उन्हें बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ये जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी हमारे कैसे हो गए? हमारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट के हो गए. समझ पा रहे बेटा? बहुत बढ़िया. अब जो सेकंड होता है हमारे पास, सेकंड होता है हमारे पास कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं उसे बेटा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट ऐसा वर्ड भी मिलेगा. अब इसका मतलब क्या है? आइए इसको फील करने की भी कोशिश करते हैं. इसके नाम पर चल रहे बेटा, अगर हम थोड़ा सा बीम ऑफ लाइट तो चलो ठीक है, आप इनके नाम से इनकी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे बनाए बेटा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में हम लोग लेते हैं. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जहां पर लाइट रे आपकी एक ही पॉइंट पर आने की कोशिश कर रही है. जैसे ऐसे समझिए बेटा, ये देखिए आप, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. मतलब यहाँ पर बहुत सारी लाइट रे हैं. अगर आप इस चीज को समझ पा रहे बेटा, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे बेटा, तो यहाँ पर देखो ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये सभी आपस में क्या कर रही है? ग्रुप है ना इनका. हाँ बेटा एक चीज और आप चाहो तो लिख सकते हो, बीम ऑफ लाइट में क्या होता है? नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर, और ग्रुप ऑफ रेज और बंच ऑफ रेज. ये सभी आप किसको बता सकते हैं? ये सभी की सभी हमारी बीम ऑफ लाइट को डिफाइन करती है. और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जब लाइट रे एक ही पॉइंट पर आने की कोशिश करती है, बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आने की कोशिश करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर बेटा? हाँ. चलिए फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं. तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया? अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट in which a beam of light in which all the light rays, a beam of light in which all the light rays, all the light rays, all the light rays meet at a point, meet at a point, or appears to meet at a point. एक सेकेंड. सॉरी बेटा. मीट एट अ पॉइंट और appears
टू मीट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ऐसे। तो ये आ जाता है बेटा आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है कि नहीं बेटा? बड़ा सिंपल है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक हो गया कन्वर्जेंट, और एक होता है हमारे पास डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है कि नहीं बेटा? चलिए उसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो गया? ओके ओके, आ गया आ गया आ गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में थर्ड नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर है हमारे पास डाइवर्जेंट। ये क्या होता है बेटा? ये कन्वर्जेंट का उल्टा होता है। जैसे कन्वर्जेंट में क्या होता था, लाइट रे एक पॉइंट पे आने की कोशिश करती थी ना, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सारी की सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से निकलने की कोशिश करती हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, तो फील होगा थोड़ा सा। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया एक पॉइंट सोर्स, ये क्या हो गया हमारे पास, एक पॉइंट सोर्स हो गया। अब लाइट रे क्या कर रही है, इससे इस तरीके से निकल रही है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रे के बारे में बताया हुआ था। देखो यहाँ से कई सारी लाइट रेज क्या हो रही है, आपस में निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? एक ही पॉइंट से निकल रही है, इसीलिए हम लोग ने बोला है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ पा रहे बेटा? बहुत, अरे जैसे बेटा बड़ा सिंपल है। चलो फील करते हैं थोड़ा सा और। ये देखो जैसे मैंने बल्ब बना के रखा हुआ है, यहाँ से ये लिया मैंने एक बल्ब बनाया, ठीक है, ये मैंने बल्ब बनाया हुआ है। यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी लाइट रेज क्या कर रही है, डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल करके जा रही हैं। ये एरो किसको रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सोर्स है हमारा, ये जो बल्ब है हमारा, ये बल्ब क्या है बेटा? दैट इज एन सोर्स ऑफ लाइट। यही इसकी वजह से जो लाइट रे निकल करके जा रही है ना डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसे बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। समझ पा रहे बेटा? बहुत बढ़िया। आइए तो फिर हम लोग इसे लिखते हैं। अ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, a beam of light in which all the light rays all the light rays all the light rays are are spread out through a single source of all the light rays are spread out in different directions, in different directions through a single source of light। फील कर पा रहे हैं बेटा? फील कर पा रहे हैं डेफिनेशन को बेटा? तो उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभी हम लोग यूज कर रहे होंगे बेटा, अभी हम लोग इन्हीं को क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब मेन जो हमारा बेटा चैप्टर है, जो अब हमारा मेन चैप्टर है, वो स्टार्ट होता है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो अभी तक क्या पढ़ा रहे थे भैया? अभी तक हम लोग बेटे बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो अब आगे बार बार यूज होगा उसमें आएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, होमोजीनियस मीडियम, हेटेरोजीनियस मीडियम, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे थे। तो अभी ये सारी चीजें हमारी किसमें होगी, इस चैप्टर में जब हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे इस चैप्टर में, ठीक है, ये चीजें हमें क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगे। आइए तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक फिनोमिना अपना रिफ्लेक्शन के बारे में। ये है हमारा मेन चैप्टर, ये हमारा मेन चैप्टर है, या कहें तो मेन टॉपिक भी कह सकते हैं हम लोग इसे। ये हमारा मेन चैप्टर है। क्या होता है रिफ्लेक्शन, किसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, और इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं, सारी चीजों को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जो रिफ्लेक्शन होता है उसका मतलब होता है, ये एक फिनोमिना है। ये क्या है, एक फिनोमिना है। ये एक फिनोमिना है, किसकी वजह से देखने को मिलता है? आप बता पाएंगे? सोचिए, रिकॉल करिए कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना कौन से नेचर ऑफ लाइट की वजह से हो करता है। इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना सोन बाई विच नेचर ऑफ लाइट, बताइए बेटा, सोचिए सोचिए। सोन भाई, बेटा डेली क्लास ले रहे हैं ना, तो पीछे का थोड़ा सा रिकॉल करके बैठा करिए, नहीं इससे क्या होता है ना, आपकी चीजों को थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज सोन बाई नेचर ऑफ लाइट, जो होता है इसमें हमारा होता है पार्टिकल नेचर। मैंने लिखवाया हुआ था ना बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कौन कौन से फिनोमिना दिखाता है,
रिफ्लेक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सही है। तो इट इज अ फिनोमिना शोन बाई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए भैया? इट इज अ फिनोमिना शोन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन में? इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच लाइट इज, लाइट इज बाउंस बैक। क्या हो जाता है बेटा? लाइट इज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम। चलिए परेशान मत होइए कि भैया एक पता नहीं क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं, आधी समझ में आ रही है आधी नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसे थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, अब डायग्राम को फिल करिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझ लीजिएगा बेटा कि हमने ये बनाया हुआ है, एक सेकंड बेटा थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाने का कोशिश करते हैं। हमने बनाया हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वेरी गुड। और ये मैंने कर दिया ऐसे, जो डॉटेड डॉटेड से कर रहा हूँ इसको हम लोग बोला करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा ठीक है, इसमें होता क्या है समझाइए भैया थोड़ा और अच्छे से। तो चलो बेटा इसमें समझते हैं कि लाइट रे जो होती है वो क्या करती है। ये इस तरीके से लाइट रे आपकी आई, समझ रहे बेटा? फील करना डायग्राम को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसीलिए। ये लाइट रे आ रही है, कैसे पता चल रहा है कि ये लाइट रे आ रही? अगर मैंने एरो को ड्रॉ नहीं किया होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाता कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। और इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे कहाँ जाएगी हमें कैसे पता होगा? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। चलिए बता रहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से टाइम में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी? नहीं पता ना? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि ये भी किस डायरेक्शन में जाएंगी। तो इसके क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो ये कहता है कि अगर अगर जितना इंसिडेंट होता है एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। फिर बात आती है कि इंसिडेंट एंगल वगैरह क्या चीज है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, इस चीज को आप ऐसे समझिए बेटा कि ये बनेगा आपका नॉर्मल लाइन। क्या बोला मैंने बेटा? नॉर्मल लाइन। अभी हम इस चीज को करेंगे बेटा, अभी हम इनके बारे में सब लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लाइन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग, इस चीज को, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। और हम लोग आते हैं अपने फिर से इस पे। मान लेते हैं लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई है और यहाँ पे टकरा करके फिर किधर चली जाएगी? इस डायरेक्शन में ही जाएगी। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाएगी? ठीक है, परेशान मत होना, अभी हम जब डायग्राम बना रहे हैं ना, अभी हम सीखेंगे आगे। ये इस डायरेक्शन में लाइट रे क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे, इसी को है बोला करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको थोड़ा सा फील कराने का कोशिश करूं, फील कराने का कोशिश करता हूं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ गया? चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा हम लोग इसमें एक पेज की हमें रिक्वायरमेंट थी। जैसे क्या करते हैं बेटा, ये हो गई आपकी वॉल, ये क्या हो गई आपकी वॉल, ये क्या हो गई आपकी वॉल हो गई, ठीक। ये हो गई आपकी वॉल। आपने क्या किया, यहां से आपने, ये हो गई आपकी बॉल, आपने क्या किया, बॉल को यहाँ पर आपने थ्रो किया, आपने इस डायरेक्शन में थ्रो किया, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉल जाएगी जाएगी और जाने के बाद क्या करेगी, वॉल पे टकराएगी, वॉल पे जाकर के टकरा गई। जैसे ही टकराएगी फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा कोलिजन, और फिर बॉल क्या करेगी, फिर से वापस इस तरीके से वापस आएगी। समझ पा रहे बेटा? तो ये जो डायरेक्शन है हमारी वापस आने की हो गई, और ये डायरेक्शन हो गई जाने की। तो सेम लाइट का भी यही काम होता है बेटा। लाइट भी क्या करती है, लाइट भी एक डायरेक्शन से आ रही होती है और टकराती है, और टकरा करके फिर से उसी मीडियम में चली जाती है। इसी फिनोमिना को तो बोला करते हैं बेटा हम लोग बाउंस बैक, बाउंस बैक, फिर से दोबारा उसी मीडियम में लौट आना क्या कहलाता है हमारा, बाउंस बैक। और यदि ये फिनोमिना लाइट ने किया है तो उसे बोल देते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट। अगर ये फिनोमिना हमारा किसने किया है, लाइट ने किया है,
किसने किया है? लाइट ने किया हुआ है यदि ये हमारा फिनोमिना, तो फिर हम कह देते हैं कि उस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन कह देते हैं। फील हुआ है थोड़ा सा बेटा? इसी को हम लोग बोला करते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल नेचर लाइट का शो करता है, जिसमें जो लाइट होता है वो बाउंस बैक कर जाता है। समझ पा रहे बेटा? जो लाइट होता है हमारा, इन विच लाइट इज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट इधर से आ रही है और यहाँ पर हो गया टकराना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर टकरा करके ये लाइट ऐसे चली जाएगी। हमें कैसे पता होगा कि लाइट चली इस डायरेक्शन से आ रही है, पर हमें कैसे पता होगा कि लाइट इसी डायरेक्शन में जाएगी? हो सकता है वो ऐसे भी जा सकती है, हो सकता है वो ऐसे भी जा सकती है, हो सकता है वो ऐसे भी जा सकती है। हमें कैसे पता चलेगा भैया? तो देखो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे लॉज डिटरमाइन करते हैं। कौन बताते हैं हमें? लॉ बताते हैं। जिसमें ये क्या होता है, ये वाला एंगल समझना बेटा, ये देखो जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन जो मैंने पिंक कलर से करके रखा हुआ है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो ये जो नॉर्मल लाइन होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर बनाती है। क्या बनाती है बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भैया? परपेंडिकुलर का मतलब बेटा 90 डिग्री। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है ना, और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों मिल करके कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। इस वाली लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, और इस वाली लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आइए एक एक करके अब इसमें नोट डाउन करते हैं चीजों को। इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, देखो इधर, ये एंगल, ये एंगल दिखा आपको? ये एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। और इस वाले एंगल को देखो बेटा, गौर से देखो, देखो देखो, ये देखो। एक सेकंड, अरे ये तो कलर ही नहीं चल रहा। चलिए कलर को थोड़ा सा करते हैं चेंज, और लेते हैं ये कलर, देखते हैं दिखता है क्या। हाँ दिख गया बेटा, दिख रहा है। ये जो एंगल लिया इस वाला, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे डिनोट करते हैं हम लोग एंगल आर से। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। और एक चीज इसमें रह गया क्या भैया, आपने नॉर्मल नहीं लिखा है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। इस वाले को जो डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल में कहीं होती नहीं है, लेकिन ये हमें बताने में सपोर्ट करती है कि लाइट रे को किधर से रिफ्लेक्ट करना है। समझ पा रहे बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करते हैं एक एक करके इसको इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने सिखाया हुआ है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं फिनोमिना। किसका फिनोमिना है ये? रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है बेटा? ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए फिर एक एक करके इन चीजों को समझते हैं कि इंसिडेंट रे का मतलब क्या है? एक एक चीजों को समझते हैं। इंसिडेंट रे का मतलब क्या है? नॉर्मल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? इंसिडेंट एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? एक एक करके सब चीजों को डिटेल से पढ़ना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ ये तो ख्याल आपको समझाने के लिए है, ठीक है बेटा? हाँ एक सेकंड बच्चा, सॉरी, थोड़ा सेट कर ले, बाई मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलिए अरे यार ये क्या हो रहा है? ओके, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताया ना बेटा कि हमको क्या स्टार्ट करना है? टर्मिनोलॉजीज, उन्हें बोलते क्या है? और ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये बोर्ड में पक्का आते हैं डिफाइन करने के लिए। डिफाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक एक नंबर पे रहते हैं बेटा। कई बार तो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इनका मतलब। हाँ इसीलिए हमें पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ तो क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस? तो चलिए इनको फटाफट डिफाइन करते हैं। द सरफेस, द सरफेस ड्यू टू विच रिफ्लेक्शन अकर्स। और लिख सकते हैं एक ऐसा सरफेस जिससे लाइट बाउंस बैक हो जाती है। द सरफेस विच, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच लाइट इज, लाइट इज बाउंस बैक। लाइट क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, है ना? जैसे इस वाले सरफेस को, इसको किससे डिनोट करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को? इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड एज। हमें कैसे पता चलेगा? इट इज डिनोटेड एज, इसे कैसे होता है देखिए बेटा। ऐसे बनाते हैं हम लोग, एक लाइन बनाते हैं, उस पे ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से बेटा करते हैं,
इस पे क्या होता है, अब आप अगर फील कर पाए बेटा तो थोड़ा सा फील करिएगा, ठीक है, अगर मैं आपको फील कराऊं। इस सरफेस को बोलते हैं हम लोग पॉलिश्ड सरफेस। इस सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिश्ड सरफेस। जिधर पे हम लोगों को क्या करना होता है, जिधर पे हम लोग ये ऐसे डॉटेड डॉटेड बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलिश्ड सरफेस। और जिधर पे लाइट को रिफ्लेक्ट होना है, जिधर पे लाइट को रिफ्लेक्ट होना है, उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट क्लियर बेटा? इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब है अगर हम पीछे वाले डायग्राम पे चले, पीछे वाले डायग्राम पे, इस वाले पे, तो ये देखो बेटा, ये बना है हमारा। अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, देखो 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 इधर गौर से, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वेरी गुड। चलिए फिर सेकंड वाले में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब होता है ऐसी लाइट रे जिससे लाइट क्या होती है, जो इस सरफेस पर पड़ रही होती है ना। पढ़ने का मतलब क्या है, जो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो लिखेंगे अ लाइट रे विच इज, अ लाइट रे विच इज फॉलिंग, विच इज फॉलिंग, या फिर हम लिख सकते हैं और स्ट्राइक, स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, उसे ही तो कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। इसे फील करें, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर हम लोग इसको डायग्राम में बनाने की कोशिश करें, जैसे ये बनाया हम लोगों ने क्या, डायग्राम, ये कौन हो गया हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। क्लियर? अब इंसिडेंट रे क्या होती है, तो ये रहा बेटा इंसिडेंट रे। इस सरफेस पे जो लाइट रे आ रही है, इस सरफेस पे जो लाइट रे आ रही है, ये सब की सब क्या है हमारी, इंसिडेंट रे है। ये सब की सब क्या है हमारी, इंसिडेंट रे है। कैसे पता चला इंसिडेंट रे, एरो देखो बेटा, एरो एरो, एरो देखो, एरो एरो, हेलो बेटा इधर समझो, एरो देखो, एरो कैसे बन रहा है ना। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन। और ये सरफेस पर क्या कर रही है, आकर के गिर रही है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या ये बात आपको क्लियर हो पा रही है बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए अगला समझते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये वो लाइट रे होती है जो मीडियम से बाउंस बैक होकर के जाती है कि नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, अ लाइट रे विच इज, अ लाइट रे विच इज बाउंस बैक, विच इज, विच इज, विच इज, एक सेकंड बच्चे, यहाँ लगता है कुछ, ओहो ऐसा हो गया क्या, विच इज बाउंस बैक, बाउंस बैक into the same medium, into the same medium from reflecting surface, from reflecting surface। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए भैया इसको डायग्राम से थोड़ा सा फील कराइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हम लोगों ने बनाया क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब आपको बताना है बेटा, अब आपको बताना है थोड़ा सा, इस लाइट रे को क्या कहेंगे हम लोग, इस लाइट रे को क्या करेंगे, एरो को देखो बेटा गौर से, एरो, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। वेरी गुड। अब आपको इसको बताना है, देखिएगा इस वाले को देखो बेटा, ये लाइट रे, येलो कलर की लाइट रे को देखो बेटा, येलो कलर की लाइट रे जो यहाँ से गई है, इसे है कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। अब समझ में आया? हाँ चलिए भैया इसको स्टार्टिंग वाले डायग्राम को समझते हैं, वहां फील करते हैं। इस डायग्राम को देखो बेटा, इस डायग्राम को, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, दिख रही है, ये येलो कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। एरो देखो, एरो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर जा रही है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सही है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब आता है हमारे पास क्या, नॉर्मल। क्या आता है हमारे पास, नॉर्मल। नॉर्मल क्या चीज है भैया, सो नॉर्मल जो होता है बेटा वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, एक्चुअल में तो होता ही नहीं है नॉर्मल करके। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज, जो कि कैसा होता है, विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं बेटा, अरे बेटा परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो एंगल कितना बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। कहाँ से, फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कैसे बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, इमेजिनरी लाइन होता है, उसे कहते हैं। और दूसरी बात बेटा, इसको हम लोग पता है कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन, इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। डॉटेड लाइन मतलब कैसे, आइए समझते हैं बेटा कैसे। अब डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। लेट सपोज करो ये मैंने बनाया, अब आप बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दूसरा नाम मिरर होता है। क्या होता है बेटा, मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा है ना, चलिए वहीं पे दोबारा कर लेते हैं। इसका क्या नाम होता है, इट इज डिनोटेड एज, इट इज आल्सो नोन एज मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं बेटा इसे, मिरर। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मिरर के बारे में थोड़ा डिटेल से। चलिए ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, हो गया नॉर्मल, इसे ही पढ़ रहे थे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बनाते हैं इसमें से नॉर्मल लाइन। कैसे होती है नॉर्मल लाइन बेटा, जो नॉर्मल लाइन होती है वो इससे कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, करेक्ट। चलिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पॉइंट को गौर करेंगे, अच्छा दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको जूम करते हैं थोड़ा और। इस पॉइंट की बात करें बेटा, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, इन सब पर आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो नॉर्मल होगा ना, जो नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ऐसा, इससे कैसे बनाना है, 90 डिग्री और डॉटेड लाइन, ये से, ये सभी क्या है हमारे, नॉर्मल है, ऐसे। सब पा रहे बेटा, ये सभी कैसे हैं हमारे, ये सभी के सभी हमारे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये देखो, ये देखो, 90 डिग्री बना रहे हैं। इसीलिए इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इन सबको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहेंगे हम सब, नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल। समझ में आया बेटा, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर से। अब क्या रह गया भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे, अरे वाह बहुत अच्छा, इंसिडेंट एंगल के बारे में। क्या होते हैं इंसिडेंट एंगल, अगर आपने नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें पढ़ के रखी है, तब आप तो इसे बहुत ही जल्दी कर लेंगे। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, चलिए इस वाले डायग्राम को समझे बेटा, इस वाले डायग्राम को, क्या दिया है यहाँ पर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है ना, करेक्ट। तो वही चीज हम लोग अब यहाँ पर लिखने वाले हैं, इट इज एन एंगल फॉर्म बाई, इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाई, किससे किससे बनता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का बनता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसे नॉर्मल रे मत कर दीजिएगा, इसे नॉर्मल रे मत कर दीजिएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये रे नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसलिए। इंसिडेंट एंगल की बात करें तो इट इज एन एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल बनता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। आइए समझते हैं कैसे, बड़ी सिंपल है। अब बेटे समझिएगा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पर हम लोगों ने बना लिया है इंसिडेंट रे, और इस पर हम लोगों ने बना लिया है नॉर्मल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते हैं इंसिडेंट एंगल में, ये एंगल है बेटा, पता है बेटा, बहुत सारे बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं, इस चीज को गौर से करो। इसको ले लेते हैं, वो इसको समझने लगते हैं इंसिडेंट एंगल, जो कि बिल्कुल गलत है, ये एंगल नहीं है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये होता है नॉर्मल, और ये होता है हमारा मिरर। आप समझो बेटा, साफ साफ लिखा है इसमें से इंसिडेंट एंगल, तो क्या होते हैं इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होता है बेटा, वो होता है फॉर्म बाई इंसिडेंट रे
और नॉर्मल लाइन, ना कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये वाली गौर से देखो बेटा मेरा, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल। इनके बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में रहता है कि एंगल इज गिवन 30 डिग्री इंसिडेंट रे एंड बिटवीन मिरर, तो बच्चे इसको सोचते हैं इंसिडेंट एंगल, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इंसिडेंट एंगल की, इसलिए आप पहले क्लियर कर लीजिए कि किसके किसके बीच का बनता है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए चलिए अगला चलते हैं फिर। अब अगला क्या है हमारा, ओ रिफ्लेक्टेड एंगल। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इस चीज को अब बता पाएंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। बिल्कुल सही, बताने का कोशिश करिए, पीछे के जैसा ही है बेटा ये थोड़ा सा। रिफ्लेक्टेड होता है, इट इज एन एंगल फॉर्म बाई, इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, किसके किसके बीच का बनता है, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड, हाँ बताओ बेटा, रिफ्लेक्टेड रे और किसके बीच का होगा, गलती से भी मिरर मत कर देना बेटा, ये होता है बी नॉर्मल लाइन। अच्छा, इसका मतलब जितने भी दो एंगल बनते हैं वो दोनों किसकी हेल्प से बनते हैं, वो दोनों नॉर्मल से बनते हैं। आइए समझते हैं बेटा इसको फट से। ये बनाया आपने किसे, इन, सॉरी, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बोलते हैं, सॉरी, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी का दूसरा नाम होता है मिरर। अब बनाना है इसमें हमें नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ओहो, अब ये तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, चलिए 90 डिग्री को बनाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, ये तो बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। चलो कोई नहीं, करते हैं प्रयास। ये जो चीज है, ये हो गया हमारा सरफेस। अब इस पे बनाते हैं हम नॉर्मल। स्ट्रेट बनाना बेटा 90 डिग्री पे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बिल्कुल सही बना बेटा, ये बिल्कुल अब करेक्ट है। सो ये बन गया हमारा 90 डिग्री, सही है, बहुत सही। अब हमको बनाना है इसमें से क्या, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड, ये वाली रे बेटा, ये वाली, कर पा रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये लाइन देखिए, इस लाइन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और गौर से देखो बेटा, ये एंगल दिख रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, करेक्ट, इसे ही हम लोग कहते हैं एंगल आर। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, इसको थोड़ा सा कम करो, ये वाला। तो यहाँ आ जाएगा आपका एंगल आर, इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज एंगल, इसका सिंबल बोलते हैं एंगल आर। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज डिनोटेड एज एंगल आई, किसे डिनोट करते हैं बेटा, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमिना अच्छे से समझाया है। कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो बेटा। ये तो चलते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका अगला नाम क्या है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी की वजह से हम बता पाते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे किधर की तरफ पे जाएगी। तो इसके सबसे अच्छी बात यह बेटा कि इसमें सिर्फ दो लॉ हैं। कितने लॉ हैं इसमें, सिर्फ दो लॉ हैं, हाँ बस। जिसको ये दो लॉ आ गए उसने तो कर लिया। चलिए समझते हैं कौन कौन से दो लॉ हैं। पहला लॉ यहाँ कर लेते हैं, दूसरा लॉ यहाँ कर लेंगे। क्या कहता है पहला लॉ, पहला लॉ कहता है बेटा कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, मतलब वो जो तीनों है ना लाइनें, एंड नॉर्मल, ऑल आर मीट एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। चलिए इसको फील कराइए भैया फटाक से।
इसको फिल कराइए भैया फटाक से। तो चलो बेटा इसको फिल करते हैं। ये रहा, ये बनाया हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिल्कुल सही है। और गौर से देखो बेटा यहाँ पर, इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। एरो बताती है बेटा कि इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में हमेशा आपकी इंसिडेंट ही होती है, गलत। एरो बताती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही होती है, ठीक है। और ये बताया आपका, जिसे कहा बताया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, कैसे, एरो बताया ना। हाँ, और बना लेते हैं नॉर्मल, और बना लेते हैं नॉर्मल। इस वाले को देखो गौर से बेटा, करेक्ट, ये बना आपका नॉर्मल, सही है। तो इस पे क्या लिखा है अब अच्छे से समझते हैं बेटा। इंसिडेंट रे ये वाली लाइन, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली लाइन, और नॉर्मल ये वाली लाइन, सही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या हो रही है बेटा, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर मीट एट अ सिंगल पॉइंट इन सेम प्लेन। ये पॉइंट देखो। अच्छा, कलर हम थोड़ा चेंज कर दें, शायद आप समझ पा रहे हो। इस वाले को देखो, ये पॉइंट दिखा, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं हम इसे बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं। अच्छा, गड़बड़ ना कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको और पतला करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत सही। अब आते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ जो कहता है वो कहता है, जो एंगल आई है, दूसरा लॉ है वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, is equal to the angle of reflection, is equal to the angle of reflection, reflection। दैट क्लियर बेटा? बढ़िया। ऐसा बेटा ये वाले गौर से देखो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो हमारे लॉ होते हैं। एक लॉ क्या कहता है हमारा, एक लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, जबकि दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ के। अब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, तो अब आप मुझे एक चीज बता पाएंगे बेटा, अब आप मुझे एक चीज बता पाएंगे, पूछे क्या? तो आप मुझे एक चीज अब ये बताइए बेटा, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको लेते हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें कि, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको इसमें बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, रिफ्लेक्टेड रे किधर बन रही होगी, ठीक। ये रहा आपका पास एग्जांपल, ठीक, ये रहा आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बनाया मैंने लाइट रे, और ये इधर हो गई, और एक ये इधर हो गई, और एक ये इधर हो गई। एक सेकंड बेटा, ये, अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया हमारे साथ। चलो आ गया आ गया, कोई ना कोई ना, ठीक है। आपको बताना है इसमें से ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे होगी, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे होगी। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता करेंगे, तो फिर ध्यान से समझिए बेटा। सबसे पहले क्या करिए, आप जहां पर भी इंसिडेंस हो रहा है वहां पर आप एक नॉर्मल खींच दीजिए, बढ़िया भैया। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करिए। अगर ये आया होगा एग्जाम्पल पे 30 डिग्री, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो एंगल वन ये वाला भी बना होगा फिर 30 डिग्री। और अगर यहाँ की बात करोगे, ये कंप्लीट एंगल, तो ये बन गया होगा 60। तो इसका मतलब है एंगल टू तो एक्ट कर ही नहीं सकता है भाई, जो आपकी सेकंड नंबर की है वो तो एक्ट कर ही नहीं सकता है। सो एंगल वन बन जाएगा, ये जो पहली रे है ये बनेगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। कैसे पता चला? नॉर्मल से ये एंगल ने बताया है, अगर ये एंगल आपस में बराबर है तभी जाकर के बनती है लाइट रे, रिफ्लेक्टेड वाली। समझ पा रहे हैं? इसको बताइए चलिए, लाइट रे ऐसे आई है, ऐसे गई है, बताना है आपको, ऐसे गई है और ऐसे गई है। हाँ, एरो देखिएगा बेटा, एरो एरो बहुत मैटर करती है बेटा, एरो, ये आ गई एरो, टेक, पहला, दूसरा और तीसरा। आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिया करिए बेटा।
ये बना दिया हम लोगों ने नॉर्मल। आपको क्या लगता है बेटा? आपको क्या लगता है पहला नंबर आएगा ना? करेक्ट, तो इसका पहला ही होगा रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा नंबर नहीं होगा, तीसरा नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये लॉ ही बताते हैं ना बेटा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि हमें पता कौन कैसे पता चलेगा कि लाइट रे कहाँ से जाएगी, वो हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ही बताते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। चलिए अब हम यहीं से क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना और साथ में मेरा सपोर्ट भी किया, आपने मेरा सपोर्ट भी किया, सो थैंक्स। ओके, थोड़ा राइटिंग बना ले क्या? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। थैंक्स टू ऑल माई, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।